ओके ओके ओके, सबको बोलना है, सबको बोलना है। अच्छा हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ तक करा था हमने हमने लास्ट टाइम? यस, कम ऑन। कैपेसिटीज तक। कैपेसिटीज पड़ गई ना। अभी एक दो ना छोटी बातें, एक दो दो, दो तीन छोटी बातें, इतना मतलब डिटेल थोड़ा सा ले रहे हैं, ज्यादा एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो कंसेप्चुअल है ये सब बातें। तो कंसेप्ट बताने के लिए मुझे थोड़ा सा जाना पड़ता है आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी। इसका मतलब है कि एग्जाम में ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट तो आपके अच्छे हो जाएंगे, राइट। तो मुझे थोड़ा सा कुछ बातें करनी है आपसे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हमने देखा ओके, हमने ब्रीदिंग देखा, वेंटिलेशन देखा, रेस्पिरेशन में क्या फर्क है वो देखा। अनएरोबिक एरोबिक की बात तो ज्यादा हम लोग इधर करेंगे नहीं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे। ओके, तो लंग्स जो हमारे हैं ना वो ये दीज आर दे प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, और सरफेस सरफेस फॉर रेस्पिरेशन, राइट। स्पेशली द अल्वियोले ऑफ द लंग, लंग के अल्वियोलाई। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस? इधर में लिख सकते हो इधर। व्हाट डू यू थिंक द क्राइटेरिया फॉर आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस, तो क्या रहेंगे? कैन एनीबॉडी गेस? फॉर आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस क्या रहेंगे? ये तो थीन होना चाहिए ना, थिक नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पूछा ना आपको कि रेप्टाइल्स के स्किन कर सकता है क्या, तो शुरू में एक बच्चे ने बोला था कि रेप्टाइल्स पानी के अंदर स्किन में, कोई कोई बच्चे ने बोला था कि पानी के अंदर उसकी आपकी स्क्रीन अपने स्किन से करते हैं, तो क्यों नहीं करते? ये रेस्पिरेटरी सरफेस थीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थिन। थीन होना चाहिए। तीन। और इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। क्योंकि देखो कि जो लंग के अल्वियोला है ना वो बेस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं ना, ऐसे 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 होते हैं ना ये। तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं वो, ये अल्वियोला। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। और उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, हाई ब्लड सप्लाई। क्योंकि अल्वियोलस के पास आपको पता है ना ब्लड सप्लाई होता है, राइट। यस सर। तो ये देखो हम लोग देखेंगे अभी आज के लेक्चर में। तो हाई ब्लड सप्लाई, क्योंकि फिर उसके बाद जो ब्लड के अंदर का CO2 है वो बाहर चला जाएगा, आउटसाइड ऑफ द मटेरियल। और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर तो हाई ब्लड सप्लाई होना चाहिए। तो दिस शुड बी द क्राइटेरिया फॉर द वेरी गुड और आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस। इज इट डन? यस सर। Sir. Yes, sir. यस सर। ओके, यस। देखो, तो उसके हिसाब से हमारा जो लंग है ना, लंग, उसका सरफेस एरिया कितना होता है? लगभग 2 स्क्वायर मीटर होता है, 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर आपको पता है ना? सॉरी, 80 स्क्वायर मीटर, 70-80 स्क्वायर मीटर रहता है। 80 स्क्वायर मीटर पता चल रहा है ना आपको, इतना बड़ा रहता है। लंग तो इतने छोटे रहते हैं, लेकिन अगर उनका उसके अंदर अंदर जो अलियोला है ना, अलियोला है, अगर वो आपने बाहर निकाला सब लंग और सब अलियोला ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मतलब रख दिए सरफेस पे, तो कितना सरफेस एरिया वो कवर कर लेंगे? कितना? 80 स्क्वायर मीटर। लंग के अलियोलाई जो है ना, अलियोलाई पूरी मिला के, पूरे मिला के लंग का सरफेस एरिया कितना होगा? लगभग 80 स्क्वायर मीटर। कितना होगा? तो इतना बहुत ज्यादा होता है ये। और आपको पता है कि थिन होते हैं, हम लोग देखेंगे उसके बाद।
लंग के पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, आपको पता है, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, राइट? यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर क्या होगा, जो नोज से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, कंडक्टिंग पार्ट क्या होगा, नोज से टर्मिनल ब्रोंकियल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट है, हमने देखा है ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ? सिस्टम में ह्यूमन के दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक क्या, कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग, क्या मैसेज है किसका, आप में से किसने मैसेज किया गया? ठीक है, नहीं नहीं, सो कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा आएगा रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। ये तो आपको पता है ना, कंडक्टिंग पार्ट नोज टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, और रेस्पिरेटरी Yes, पार्ट क्या होता है, अलियोलाई होते हैं। क्या होते हैं, अलियोलाई होते हैं, sir. राइट? यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके ओके ओके। हाँ, और कुछ पार्ट मुझे बात बतानी थी। क्या बतानी थी, ट्रैकिया जो है ना, ट्रैकिया, Yes, sir. ट्रैकिया, ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है ना, उसको विंड पाइप बोलते हैं। कौन कर रहे हैं मैसेज ये? ओके, उसके ऊपर कितने होते हैं, 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, सी शेप, राइट? सी शेप्ड होते हैं, इनकवर्ड होते हैं, 16 से 20 होते हैं, 16 to 20 होते हैं। इज इट क्लियर? और क्या मुझे बोलना था आपको, एक बार मैं देख लूं क्या क्या बोलना था मुझे। ठीक है, ये तो नहीं चाहिए। हाँ, ये मैंने बोला ना आपको कि लंग के अंदर कितने होते हैं अल्वियोलाई, लंग के अंदर, दोनों लंग के अंदर कितने होते हैं अल्वियोलाई? Around 700 million. 300 मिलियन होते हैं। मिलियन। हाँ, हाँ देखो, 700 मिलियन कहाँ का फिगर है, ये भी कहाँ मैंने देखा, ऐसे लगता है मेरे को, कहाँ के फिगर है ये? गूगल पे पढ़ा था मैंने। हाँ, इस यही बोल रहा होता मैं आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि देखो कि एक्चुअली ना मैंने स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ा था, तो उसमें 700 मिलियन दिए हैं। लेकिन क्या है ना बच्चा, कि आप उस झंझट में मत जाओ, उस सब मतलब झोल में मत जाओ। एनसीईआरटी जो कही वो हमारा सूरज, एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि ना आपका आंसर की तो एनसीईआरटी से बनेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ हाँ। तो अभी हमें नॉलेज या एनसीईआरटी तो नॉलेज, क्योंकि सिलेक्शन होना है, बाद में हम नॉलेज भी ले सकते हैं ना, कोई कोई चीजें हम लोग बाद में करेक्ट भी कर सकते हैं। अभी करेक्ट करने को करने के धंधे में मत जाओ, आप लोग उस काम में मत जाओ, आपका दिमाग भी खराब होगा, और कोई एक फिगर आपके दिमाग में है तो वही फिक्स रहेगा ना, तो आप इधर उधर मत करो। और एक बात करने मतलब बोलने को मैंने ये हुआ था, रहा था मेरे, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच कहाँ पे होते हैं पता है आपको? यस, कार्डियक नॉच कहाँ पे होगा? In the यहाँ पे left होगा ना, lung. यहाँ पे The होगा, left lung. ये लेफ्ट लंग पे होगा ना कार्डियक नॉच। ये निकालना मैं भूल गया था, ये अरे क्या हुआ ये, ऐसे होगा कार्डियक नॉच, टू अकोमोडेट द हार्ट, राइट? इधर ऐसे हार्ट रहता है ना, टिल्टेड टू द लेफ्ट, राइट? ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है? उल्टा निकाला मैंने ये, हार्ट तो ऐसा रहेगा ना, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये होगा कार्डियक नॉच, नॉच। डन? क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस। और तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, और एक बात थोड़ी सी मुझे बतानी थी आपको,
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखी हमने ना। इधर देखो, इधर देखो, हमारे लंग के बाहर जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसका प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ एच सी लेवल पे, राइट। Yes, sir. Yes, तो sir. 760 मिलीमीटर ऑफ एच है, और वो प्रेशर हम लोग एडजस्ट नहीं कर, मतलब कम ज्यादा नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, ज्यादा या कम नहीं कर सकते। तो हमारे लंग का अंदर का प्रेशर हम लोग बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर कम किया तो बाहर की हवा अंदर आएगी, अगर ज्यादा किया तो अंदर की हवा बाहर जाएगी, एक्सप्रेशन होगा। और पहली बात बोली वो इंस्पिरेशन होगा। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, Yes. ओके ओके। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा कि हम डायरेक्टली लंग का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली लंग का प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली, एनसीईआरटी में लाइन दी है इसलिए पूछ रहा हूँ। डायरेक्टली हम लंग का वॉल्यूम या प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? No, sir. नो। देखो, अगर लंग क्यों नहीं कर सकते, पता है आपको क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्टली वी कैन नॉट अल्टर द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम या थोरेसिक का वॉल्यूम, सॉरी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम एंड ऑफ कोर्स ऑफ प्रेशर। देखो, लंग किसका बना है, मसल का बना है क्या लंग? लंग इज नॉट मेड अप ऑफ मसल। लंग कोई मसल का नहीं बनता। देखो, अगर लंग मसल का होता ना तो क्या होता कि मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा, मसल को रिलैक्स करा, लंग को कॉन्ट्रैक्ट करा, लंग को रिलैक्स करा, लंग को कॉन्ट्रैक्ट करा तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया, लंग को रिलैक्स किया तो डायरेक्टली रिलैक्स हुआ, पैसिव, राइट? यू Yes, अंडरस्टैंडिंग? sir. ओके। Yes, sir. sir. तो Yes, लंग sir. को हम पर्पसफुली, मतलब लंग को हम उसको क्या बोलते, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसका मतलब है लंग के अंदर की जो कैविटी है उसको हम डायरेक्टली कम ज्यादा नहीं कर सकते। लंग का प्रेशर है वो डायरेक्टली कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली करना पड़ता है। वो कैसे होता है कि हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दे। किस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं? डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। देखो, इस चीज को थोड़ा सा मैं अब और क्लियर करना चाहूंगा। देखो कि ये जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स, ये सपोज रिब्स है, Yes, sir. तो ये रिब्स के बीचों बीच, रिब्स के ऊपर भी ऐसे मसल होते हैं, पता है ना? चॉप, चॉप बोलते हैं उसको, जो नॉनवेज खाते हैं उसको पता होगा ये। देखो, ये ऐसे रिब के ऊपर मसल होते हैं कि नहीं, Yes, sir. उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब ये ध्यान कैसे रखेंगे? देखो, कोस्टल लाइन मतलब क्या, कोस्टल मतलब क्या, कोस्टल लाइन मतलब क्या? समंदर का किनारा, राइट, समंदर का किनारा, उसको कोस्टल लाइन बोलते हैं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारी जो छाती है, चेस्ट है, थोरैक्स, उसका जो रिब्स है ना, रिब्स वो कोस्टल लाइन है, किनारा है, राइट। और वो रिब्स पे जो मसल है वो कोस्टल मसल है। कौन से मसल है? कोस्टल मसल है। तो कोस्टल वर्ड नया अलग है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। आप ऐसे इमेजिन करो कि, मतलब इमेजिनेशन के लिए कि आप, मतलब लंग, चेस्ट है, रिब्स है, वो कोस्टल लाइन है, और उसकी जो मसल है उसको कोस्टल मसल बोलेंगे। तो कोस्टल मसल दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोस्टल मसल। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरे को बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes. sir. Yes. ओके। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये दो टाइप के मसल है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल, कोस्टल मसल। रिब्स वाले, रिब्स पे होते हैं वो। तो दो टाइप के हैं ये, एक है एक्सटर्नल, या अब हम उसे इंटरकोस्टल बोलेंगे, इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और दूसरे क्या हुए? इंटरनल
इंटरकोस्टल मसल। इसका जरा प्रैक्टिस करो। इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल तो उसमें फंस जाते हैं। इंटरनल दो, इंटर दो बार है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, राइट। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, IICM, राइट। क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो देखो, जब हम लोग ना क्या करते हैं, नॉर्मल ये देखा हमने डायफ्राम, ये देखा डायफ्राम। सपोज ये सपोज है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम लोग नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन करते हैं, तो डायफ्राम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कौन? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या रहता है, ये रिलैक्स रहते थे। जब मतलब कोई ना कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव, क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी यूज है मतलब एक्टिव है। अगर आपने नॉर्मल ब्रीद आउट किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, तो क्या है, डायफ्राम क्या होता है, Relax. सब बोलिए जोर से, रिलैक्स होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या होता है, रिलैक्स। और ये भी रिलैक्स रहता है, ये भी रिलैक्स रहता है। ओके। और आपने फोर्सिबल जोर लगाकर एक्सपिरेशन करा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो है ना लास्ट वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक मसल निकालना था यार मुझे, कहाँ पे जगह है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो होता है एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल। ये तो रिलैक्स रहेंगे, ये भी रिलैक्स रहेंगे, ये रिलैक्स, ये भी रिलैक्स। और जब फोर्सिबल है ना, फोर्सिबल एक्सपिरेशन, तो क्या रहेंगे, ये डायफ्राम रिलैक्स रहेगा, ये भी रिलैक्स रहेगा, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. मतलब ये है एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस। देखो क्या होता है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका स्टर्नम है, ये आपका लंग है, ये आपके रिब्स है। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, ये sir. डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो मुझे पता है कि डायफ्राम नीचे चला गया। व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इट गोज डाउनवर्ड, एंटीरियर टू पोस्टीरियर इट गोज डाउनवर्ड। ऐसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे फ्लैट बन गया, तो ये कैविटी बढ़ गई एंटीरियर टू पोस्टीरियर। और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ना कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो ये जो स्टर्नम है ना वो ऊपर उठ गया, ऐसे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड और फॉरवर्ड आगे जाते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम। तो ये कैविटी ऐसे बढ़ती है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कंफ्यूजन बच्चे को, कि ठीक है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट बन गया, तो कैविटी बढ़ गई एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो समझ में आता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि उस टाइम आप उसका मीनिंग, वर्ड रिमेंबर नहीं है, वर्ड ध्यान में नहीं है, लेकिन मीनिंग आप समझना चाहिए। तो उस टाइम मीनिंग निकाल रहे, तो आपको लगता है अरे इंटरकोस्टल मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो स्टर्नम हमारा अंदर आना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो ऐसा लग Yes, सकता sir. है कि स्टर्नम हमारा अंदर आना चाहिए। क्योंकि क्या लगता है बच्चे ना, कोई बच्चे ऐसे नहीं, कोई मैं भी सब लोग थोड़ा बहुत
मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे ये होता है परसेप्शन। तो जिस चीज का हमें एक्चुअल मीनिंग पता भी नहीं है ना, एक्चुअली पता भी नहीं है ना, उसका हम अपने हिसाब से मीनिंग लगाते हैं इन जनरल। और कोई कोई कभी कभी वो बात सही हो जाती है, आपका अंदाजा सही होता है, लेकिन कभी कभी वो अंदाजा गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको वो बात एक्चुअली पता होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा क्यों लगता है बच्चे को कि अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो स्टर्नम ऊपर नहीं, देखो आपको लगता है कि ये मसल कौन, ये जो मसल है ना, इधर ये मसल है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो आपको लग सकता है कि ये अंदर जाएगा, क्या जाएगा, ये अंदर जाएगा और कैविटी घटेगी, कम होगी, ऐसा लग सकता है ना। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. तो ये ऐसा क्यों लग सकता है, क्योंकि ये जो इंटरकोस्टल मसल है ना, ये क्या चीज है हमें पता नहीं है। और दूसरी बात, ये अगर हमने पता करनी चाहिए तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लेवल से। तो आप अभी आपके लेवल में, आप जब एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, तो आपको ये मसल के बारे में पूरा समझ में आएगा। बाकी की जरूर सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में ही है। ओके, लेकिन अभी हमें एमबीबीएस का पढ़ाई नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ एमबीबीएस की सीट को सिक्योर करने का पढ़ाई करना है। तो अभी उसकी मीनिंग में हम लोग जाएंगे नहीं, दिमाग खराब नहीं करेंगे। लेकिन इतनी सी बात आप ध्यान रखो कि बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो रिब्स है, ये रिब्स के बाहर साइड से जो मसल है उसको वो लगता है, उनको लगता है कि इंटरकोस्टल मसल है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। और रिब के अंदर साइड, सपोज ये रिब्स है, रिब के बाहर से मसल है तो उनको लगता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और रिब के अंदर वाला है उसको लगता है कि इंटरनल, लेकिन वो ऐसा मीनिंग नहीं है, वो अलग है, उसका कुछ अलग है, उसमें नहीं जाएंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, ये मसल क्या चीज है, कहाँ पे कैसे होते हैं, कहाँ पे अटैच होते हैं, ये मुझे क्लियर नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ अभी इस टाइम, आगे जाके जानूंगा, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है। दूसरा मैं जानूंगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मेरे हिसाब से ऐसा लग सकता है कि ये सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन उसके अपोजिट होता है। इतना ध्यान रखो, ये कंट्रोवर्सी आप ध्यान में रखो कि अभी तक आपको क्लियर नहीं है, इसलिए आपको कंट्रोवर्सी लगती है, इतना ही छोड़ दो आप। यू अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अभी आप ध्यान रखो कि कैसे भी ये एक्सटर्नल एक्चुअली कहाँ है मेरे को नहीं पता, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कैविटी कम बढ़ती है को ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ध्यान रखूंगा अभी के लिए तब तक मैं ये जानूंगा नहीं, एमबीबीएस में जाने के बाद तब तक मैं इतना ध्यान रखूंगा कि कैसे भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वो कैविटी बढ़ती है, घटती नहीं। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. और एक्सटर्नल और इंटरनल अपोजिट है, तो जो एक्सटर्नल से होता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसका अपोजिट होगा इंटरनल के कॉन्ट्रैक्ट से। तो जब इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो कैविटी घटेगी, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पल्मोनरी कैविटी बढ़ती है। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. If it contract, पल्मोनरी कैविटी या इंट्रा पल्मोनरी कैविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है तो पल्मोनरी कैविटी भी इंक्रीज होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कैविटी जो है ना, इंट्रापल्मोनरी कैविटी या थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, इंट्रापल्मोनरी कैविटी, ये अलग अलग है, लेकिन थोरेसिक कैविटी में जितना चेंज होता है वो इंट्रापल्मोनरी कैविटी में उतना ही चेंज होता है, हमने देखा, क्योंकि थोरेसिक कैविटी एक एयर टाइट चेंबर है। क्या है? एयर टाइट चेंबर है। तो अगर इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इसका मतलब ये है, इसके ऑपोजिट होगा। तो पल्मोनरी कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होगी, थोरेसिक, तो लिखता है थोरेसिक एंड कैविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग, दिस सिनेरियो? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ, एनर्जी का किधर गई? देखो, ये तो सब ऐसी चीजें, डिक्रीज डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो मतलब हमने ज्यादा फोर्स, देखो हमने जब रिलैक्स करवाया था डायफ्राम, और तो डायफ्राम ऐसे बन गया था डोम शेप, ये बोन जो ऊपर लिफ्ट हुआ तो फिर से नीचे आया, ऐसे पीछे आ गया, तो कैविटी कम होगी। जब
हम एब्डोमेन का मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, तब ये कैविटी और कम होगी, ये कैविटी क्या होगी, और कम होगी, और कम होगी। मतलब जब नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हो, इससे ज्यादा हवा आपके बॉडी से बाहर आएगी, उससे ज्यादा हवा आपके बॉडी से बाहर आएगी। तो मुझे एक बताओ बच्चे लोग कि कल मैंने आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी पढ़ाया था, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे बताओ कि जब हम लोग फोर्सिबल एक्सप्रेशन करते हैं ना, तो क्या बाहर निकालते हैं? जब नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हैं तो टीवी बाहर निकालते हैं, जब फोर्सिबल एक्सप्रेशन करते हो तो क्या बाहर निकालते हो? Sir, TV plus ERV. टीवी प्लस ईआरवी। मतलब क्या? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, राइट? Yes, sir. ओके, सो टीवी प्लस ईआरवी आउट, इसका मतलब है आईसी है, सॉरी ईसी है आपकी, ये क्या है आपकी? ईसी रिप्रेजेंट करते हैं, यू अंडरस्टूड? और जब नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हो ना, तो क्या सिर्फ टीवी बाहर निकालते हो, टीवी आउट। क्लियर? Yes, sir. ओके। और छोटी सी एक बात मुझे बोलनी थी। देखो, ये बाहर का प्रेशर 760 है, अंदर का प्रेशर जब 760 से कम होता है तो बाहर की हवा अंदर आती है, जब अंदर का प्रेशर 760 से बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो अंदर की हवा बाहर जाती है। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन 760 तो बाहर की हवा अंदर, जब ये मोर देन 760 तो अंदर की हवा बाहर। और भी एक प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल प्रेशर। देखो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है ना, क्या है यहाँ पे? बोलो ना, बोलो Pleural बोलो, fluid. कम ऑन फास्ट। क्या है, सब सो गए क्या? हेलो, No, sir. आप है ना इधर? एक ही बच्चा बोल रहा है सिर्फ, बाकी क्या कर रहे? ये सब कंसेप्ट कंसेप्ट का ही चल रहा है बेटा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बाहर का हो रहा है, कि कोई यूज नहीं है उसका? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, ये सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, भी इजीली समझ में आएगा आपको। अब ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। सिर्फ एनसीईआरटी का सेंटेंस इतना ही किया ना, तो ये इजी लगता है आप लोग, लेकिन बाद में ना जो, देखो एनसीईआरटी के इन बिटवीन लाइंस जो है ना, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन वो इन बिटवीन लाइंस नहीं समझा तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो रटनी पड़ती है। हमें रटना नहीं है, हमें अंडरस्टैंड करके वो मेमोराइज करना है। और दो चीज है पढ़ने की, एक तो कंसेप्ट को क्लियर करो अच्छी तरह से, और दूसरा जो है ना निमोनिक्स। लेकिन निमोनिक्स या शॉर्टकट किसके होते हैं? जो एग्जाम्पल्स है, अलग अलग नाम है, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, अलग अलग मतलब सिमिलर सिमिलर मतलब पार्ट है, तो उसको, लेकिन कंसेप्ट जो है ना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कोई लाइफ का फिनोमिना, तो उसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ओके, कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो इधर प्लूरल फ्लूइड है, किधर क्या है? इधर प्लूरल फ्लूइड। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बाद बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है, राइट? देखो इधर लिखा मैंने प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड होता है ना, उसका भी कोई प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? Pleural pressure. Pleural pressure. प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर। और वो कितना होता है? वो होता है -4 देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? कांस्टेंट है, वो कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी है एट द सी लेवल पे, राइट? तो उससे 4 कम, मतलब ये कितना हुआ? प्लूरल प्रेशर कितना हुआ? 750 मिलीमीटर ऑफ एचजी हुआ। कितना हुआ? कितना हुआ? 756 मिलीमीटर ऑफ एचजी। 750 mm of Hg. ओके ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब हम हवा बाहर निकालते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तो क्या होता है? लंग के अंदर की कैविटी है, इंट्रा पल्मोनरी कैविटी, उसके अंदर का एयर प्रेशर जो क्या, इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर की प्रेशर से क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, राइट? Yes, sir. देखो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, उसके अंदर का प्रेशर हो बढ़ जाता है। देखो अगर ना ऐसा हुआ कि लंग के अंदर का
प्रेशर बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो क्या हो सकता है, लंग कोलैप्स हो सकते हैं। और कोलैप्स हो गए लंग, मतलब लंग एक दूसरे को चिपक गए, तो इसका मतलब ये डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये प्रिवेंट करता है, ये जो प्लूरल प्रेशर होता है ना, 4 लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 mm of Hg लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 756, वो लंग के कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है। तो इधर मैं लिखा इट प्रिवेंट द लंग कोलैप्सिंग, इट प्रिवेंट द लंग कोलैप्सिंग, लंग की कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो लंग को चिपकने नहीं देता। लंग ऐसे चिपक सकते, कोलैप्स हो सकते, तो वो खींचता है, लंग को बाहर की तरफ खींचता है। तो अगर लंग ऐसे चिपकना चाहे तो चिपक नहीं सकते, यू अंडरस्टैंडिंग, वो लंग को बाहर की तरफ खींचता है, ऐसे खींचता है, तो लंग के वॉल को एक दूसरे को चिपकने नहीं देते। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग। तो प्लूरल प्रेशर क्या करता है, इट प्रिवेंट द Collapsing of कोलैप्सिंग lung. ऑफ लंग। अगर देखो, अगर ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाए ना, ब्लड जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाता है कभी कभी, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में इंक्रीज हुआ या किसी और भी कारण पानी हो गया लंग का, इसको भी बोलते, तो उसको निडल से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ा सकता है ना, उसका प्रेशर बढ़ सकता है। अगर फ्लूइड बना तो बढ़ा तो प्रेशर बढ़ सकता है। फ्लूइड कम भी नहीं होना चाहिए, बढ़ भी नहीं जाना है, नॉर्मल रहना चाहिए। अगर इधर कोई पंक्चर हो गया ना, थोरेसिक कैविटी, तो ये फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और लंग कोलैप्स हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो लंग मसल से नहीं बना है, तो हम लोग डायरेक्टली लंग की कैविटी को चेंज नहीं कर सकते, लंग के वॉल्यूम को, प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डायफ्राम की और इंटरकोस्टल मसल की जरूरत, मतलब मदद लेनी पड़ती है, डायरेक्टली नहीं करते, क्योंकि लंग इज नॉट मेड अप ऑफ द मसल लाइनिंग। क्लियर सबको इतना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. और मुझे क्या पॉइंट, मैंने पॉइंट सामने रखे कि जो पॉइंट मुझे थोड़े से लगे कि बोलना चाहिए आपको, तो उससे आपके कंसेप्ट और भी बूस्ट होंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो हो गया मेरा। देखो, और एक बात कही थी मैंने, ब्रीदिंग रेट की बात की थी, राइट? Yes, sir. ब्रीदिंग रेट क्या रहता है? 12 to 16 times per minute. 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। times per minute. देखो, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ओके, उसको बोलते हैं बीआर, ब्रीदिंग रेट। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट रहता है ना। Yes, sir. अगर हमने दोनों का रेशियो ले लिया, ब्रीदिंग रेट इज टू हार्ट रेट, तो जब आप 1 मिनट में 12 to 16 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, और 1 मिनट में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट 72 टाइम अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, उसका मतलब है जब एक बार आप ब्रीदिंग करते हो ना, एक टाइम, वन टाइम, तो उस टाइम 4 बार लगभग हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है, राइट? देखो, Yes, ये sir. रेशियो निकाल लो आप, क्या 4 to 5, तो 4 ले सकते हैं आप। तो ये रेशियो है ना, ब्रीदिंग रेट इज टू हार्ट रेट, उसका रेशियो है 1:4। मतलब एक टाइम ब्रीदिंग हुआ तो उस टाइम चार बार हार्ट बीट होता है, 4 बार हार्ट बीट होता है। क्लियर? Yes. तो Yes. देख Yes, सकते हैं sir. आप, रेशियो ऑफ BR टू HR, रेशियो ऑफ BR टू HR। Yes, sir. और ये जो इसको बोल सकते हैं ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट भी बोल सकते हैं आप, RR, BR या RR। तो मुझे एक बोल दीजिए कि अगर एनिमल की बॉडी की साइज ज्यादा है तो उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा है कि कम है? Sir, कम है. और उसका हार्ट रेट? ज़्यादा. देखो मैंने क्या बोला,
एनिमल का बॉडी का साइज बहुत बड़ा है तो उसका ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज। और उसका साइज कम है तो उसका ब्रीदिंग रेट एंड हार्ट बीट रेट ज्यादा होगा। जो कोई एलिफेंट है ना, एलिफेंट, उसका सांस लेने का तरीका देख लो आप। और जो चूहा है ना, चूहा, तो चूहा ऐसे टक 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 करता ही रहता है, उसकी सांस भी फास्ट होती है और उसका जो ये होता है ना ब्रीदिंग रेट वो भी फास्ट होता है। तो बॉडी के साइज पे डिपेंड होता है, साइज बड़ी है तो BR&HR कम है, RR&HR कम है, और साइज छोटी है तो BR&RR ज्यादा है। क्यों? क्योंकि छोटी साइज है तो उसमें मेटाबॉलिक रेट ज्यादा रहता है। मेटाबॉलिक रेट ज्यादा मतलब उसमें उसमें ज्यादा फास्ट होता है मेटाबॉलिज्म, तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई लगता है और ब्लड सप्लाई भी ज्यादा लगता है। क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके। Yes, sir. और एक बात करनी थी, अभी वॉल्यूम पे आ जाएंगे हम लोग, वॉल्यूम पे जो हमने लास्ट बार किया था। ओके, देखो उसके उसमें थोड़ा सा एडिशनल मुझे बोलना है, एकदम इजी करके मुझे बोलना है एक आज सेंटेंस। मैंने सोचा उसमें देखो कि ये कल मैंने बोला ना आपको कि जो FRC है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एंड RV है, उसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो RV मतलब क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। आपने नॉर्मली ब्रीद आउट किया और उसके बाद आपके लंग में जितनी एयर बच गई उसको बोलते हैं FRC। और आपने फोर्सिबल ब्रीद आउट किया, उसके बाद आपके लंग में जो हवा बच गई उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये जो दूसरा एक था, टोटल लंग कैपेसिटी भी सबको क्लियर होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उसमें सब वॉल्यूम का एडिशन करना होता है। ओके, IRVC, IRV, TV, ERV, RV सबका समेशन किया तो मिलता है टोटल लंग कैपेसिटी। लेकिन VC है ना, उसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। VC, तो VC में क्या है कि टोटल लंग कैपेसिटी में जो RV है वो अगर निकाल लिया, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी माइनस RV, तो उसमें आ जाएगा आपका VC। टोटल लंग कैपेसिटी से माइनस क्या किया? RV माइनस किया, RV. RV रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो बच जाएगा VC। तो VC का डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है उसमें, क्या क्या आता है VC में? IRV, TV प्लस ERV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आता है। Am I right? Yes, sir. ओके, तो उसको उसको डेफिनेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ऐसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो उसको एक सिंपल शब्द में हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मैक्सिमम छोड़ के जो मैक्सिमम लिया, मैक्सिमम छोड़ा सांस, और उसके बाद मैक्सिमम सांस लिया, तो उसको बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे आप लोग? VC बोलेंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा एयर अपने छोड़ा या ले लिया अंदर, तो उसको बोलेंगे VC। उसको क्या बोलेंगे? VC बोलेंगे। BC. VC का मतलब क्या है? वाइटल कैपेसिटी। उसमें सिर्फ RV नहीं आता, बाकी सब आ जाता है। ओके, so it is the amount of air that can be breathed, maximum amount of air breathed in after normal expiration, yeah, maximum amount of air that can be breathed out normal after normal inspiration. You understanding or not? Yes, sir. Yes, टोटल sir. टोटल लेके टोटल छोड़ दिया, जितना आप ले सकते हो उतना ले लिया, उसके पीछे उसके पहले आपने जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ दिया था। ओके, तो इसको बोलते हैं आप लोग VC। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, बाकी सब कैपेसिटी है वो इजी है, लेकिन VC का डिफिनेशन थोड़ा सा बच्चों को अटका देता है। ओके, VC का डेफिनेशन सबको अटका देता है। ये तो आपको ध्यान रह सकता है, RV, IRV, TV और ERV। आप इस सीक्वेंस से जाओगे ना तो आपको ये भी मतलब ध्यान रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया ना ये डायग्राम? Yes, sir. ओके, तो इसको अच्छी तरह से कर लो। और एक बात, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। पता है ना आपको स्पायरोमीटर? व्हाट इज स्पायरोमीटर? इट इज यूज्ड, देखो
हमें लंग की कैपेसिटी ये कैलकुलेट करनी है, लंग की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि लंग के अंदर जा नहीं सकते हम लोग, उधर की अंदर की हवा जो है वो नाप नहीं सकते। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं, और स्पायरोमीटर से आप आपके लंग के कैपेसिटी को नाप सकते हो। ओके, वॉल्यूम को भी नाप सकते हो। तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ये रेस्पिरेटरी है, रेसिडुअल नहीं है। या आप बोल सकते हैं आपके लंग की कैपेसिटी, यूज टू स्टडी और मेजर, मेजर लिखेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, कैपेसिटीज। ठीक है। और उससे Yes, आप, sir. इट इज नॉट यूज एक्सेप्ट, आप क्या नहीं आप इसमें यूज कर सकते हो, आप उसमें आरवी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आरवी कभी एक्सचेंज नहीं होता ना, रेसिडुअल वॉल्यूम वो लंग के Yes, अंदर ही रह sir. जाता है, वो कभी बाहर नहीं निकाल सकते। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। और उस टेक्निक को बोलते हैं, टेक्निक को बोलते हैं स्पायरोमेट्री। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और टेक्निक को क्या बोलेंगे? Spirometric. Pyrometry. स्पायरोमेट्री। टेक्निक को बोलेंगे स्पायरोमेट्री। किया? Yes, sir. और कैसे होता है देखो, कि ये सपोज कि आपने सांस, नॉर्मल सांस अंदर ली, बाहर छोड़ी, अंदर ली, बाहर छोड़ी, इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है आपको ये? Yes, sir. तो ये क्या हुआ? ये हुआ टाइडल वॉल्यूम। ये क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम हुआ। उसके बाद आपने क्या किया कि नॉर्मल हवा अंदर ली, नॉर्मल इंस्पिरेशन, और आपने और मैक्सिमम जोर लगाया और ज्यादा एयर अंदर ली। तो ये क्या होगा? इंस्पायरेटरी Inspiratory reserve volume. रिजर्व वॉल्यूम होगा। तो फिर आप नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं फिर, और आपने क्या किया? मैक्सिमम हवा बाहर निकाली। तो ये क्या होगा? Expiratory reserve volume. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। राइट? Yes, sir. तो ये है ना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी। ये सॉरी सॉरी, इधर नहीं डालना चाहिए था। ये सपोज इतना है कि ये टीवी है, इधर 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 लंबा लिखा मैंने। Wait. 10 तक होता है ना लेक्चर हमारा। Yes, sir. Yes, sir. तो कल हमने क्या किया था? Yes. कल आपका ही लेक्चर मैंने 5-6 मिनट पहले छोड़ दिया ना। देखो, ये जो है ना, ये इतना, ये है टीवी। क्या है ये? टीवी है। तो ये पूरा है ना, ये आईआरबी प्लस टीवी, ये क्या हो जाएगा? Inspiratory capacity. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगा। और ये है ना पूरा इतना, इधर लिखता हूं मैं, ये क्या होगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगा। राइट? यू अंडरस्टूड? Sir, screen lag हो रही है. लैग हो रही है मेरी? अभी दिखा? No, sir.
वेट करते हैं जरा। वेट वेट सॉरी। नहीं आया अभी तक? सर आ गया। ओके। तो ये स्पायरोमीटर आपका टीवी मेजर कर सकता है, आईआरवी मतलब ईसी भी एसी मेजर कर सकता है, टीवी ईआरवी मतलब ईसी मेजर कर सकता है। ओके, तो ये होगा टीवी, सॉरी ये आईआरवी, ये टीवी और ईआरवी, ये क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ? वाइटल कैपेसिटी। हाँ, ये इधर से इधर तक, राइट? ये क्या हुआ? वाइटल कैपेसिटी। वीसी मतलब वॉल्यूम क्या हुआ? टीवी हुआ, और क्या हुआ? आईआरवी हुआ, ईआरवी हुआ, और कैपेसिटी क्या हुई? कैपेसिटी आईसी, ईसी, वीसी, तीन कैपेसिटी हो गई। तो वॉल्यूम कितने हैं? वॉल्यूम एक टीवी है, आईआरवी है, ईआरवी है, आरबी है, और कैपेसिटी कितने हैं? कैपेसिटी कितने हैं? आईसी है, और क्या है? ईसी है, एफआरसी है, और क्या है? वीसी है, और टीएलसी है ना? यस सर। ओके, तो इसमें और ये हो गया वीसी तीसरा। तो आईसी हुआ, ईसी हुआ, वीसी हुआ। अभी टीएलसी, टीएलसी क्या करेंगे? देखो, ये इधर है ना, ये इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आरवी, क्या बोलेंगे? आरवी। लेकिन ये आपके स्पायरोमीट्री का जो ग्राफ होता है ना, उस पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि ये हवा हम लोग बाहर नहीं छोड़ सकते, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। यू अंडरस्टूड? यस सर। ये रेसिडुअल, तो ये Yes, कभी sir. नहीं दिखेगा आपको, इट विल नॉट अपियर इन द स्पायरोमेट्री। ये स्पायरोमीटर है, ये स्पायरोमेट्री है आपका, स्पायरोमेट्री का ग्राफ है, राइट? तो उसमें आपको ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कभी आपको ये? क्योंकि आरवी तो जो हवा हम लोग अंदर ला सकते हैं या बाहर छोड़ सकते हैं वही दिखेगा उसमें, स्पायरोमेट्री में। जो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, लंग के अंदर ही रहती है, वो नहीं हम लोग दिखा सकते उस पर। तो मेजर नहीं, क्योंकि वो बाहर आई तो ही वो ग्राफ पे दिखेगी ना, वो ग्राफ चेंज होगा ना उससे। यू अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके ओके। तो हम लोग सिर्फ ये मतलब ये ऐसा हाइपोथेटिकली इधर मैं लिख रहा हूँ कि एक्चुअली ग्राफ का ये नहीं है, ग्राफ इधर से देखिए। तो आरवी हो गया आपका, टीवी दिखा, आईआरवी देखा, ईआरवी देखा, आरवी देखा, आईसी देखा, इधर ईसी देखा, वीसी देखा। तो अभी एफआरसी है और टीएलसी है। टीएलसी मतलब क्या है? ये पूरा ना, इधर से आरवी, आईआरवी, आरवी, ईआरवी और आरवी, ये सब जो है उसको क्या बोलेंगे? टीएलसी। तो टीएलसी भी दिखेगी क्या आपको? ग्राफ पे दिखेगी क्या? नो सर। नो, ये नहीं दिखेगा, नॉट। इधर मैं ऐसे देखता हूँ, इसको स्टार करता हूँ, इसको भी स्टार करता हूँ, देखो इसको स्टार करता हूँ। और एफआरसी देखिएगा, एफआरसी क्या होता है? एफआरसी क्या होता है?
ERV plus RV. ERV प्लस RV मतलब ये, राइट ना, ये Yes, sir. ये हो जाएगा आपका FRC। तो FRC दिखेगी क्या आपको ग्राफ पे? No, sir. नो, तो मतलब पायरोमेट्री में क्या नहीं दिखेगा? पायरोमेट्री में आपको ये नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? नंबर 1 क्या? RV। Residual volume. नंबर 2 क्या? Vital capacity. VC। नंबर 3 क्या? Functional residual capacity. वेरी गुड। अब Total lung capacity. टोटल लंग कैपेसिटी, इतना तो नहीं दिखेगा आपको। क्लियर? Yes, sir. ओके, इट इज पायरोमेट्रिक ग्राफ है। पायरोमेट्रिक का ये ग्राफ है। सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। यस, अदरवाइज यू कैन थम्स अप, कैन आस्क मी क्वेश्चन। यस, कम ऑन फास्ट। ये सब मैंने फिनिश किया आज तक का कंसेप्ट। जरूरी था बहुत। एक ही बार मैं बताता ना तो आपको ये बहुत हेवी लगता है, इसलिए मैंने बताया नहीं अभी। तो आपको लग सकता है कि सर ऐसा क्यों, मतलब कि उसी टाइम सब बताते हैं। ऐसा तो होता है ना, एक टाइम हम लोग ज्यादा करते हैं ना तो हेवी लगता है, लेकिन उसको ही थोड़ा सा इजी वाला पहले, उसका हार्ड वाला थोड़ा सा उसके बाद, तो ये दिमाग में बैठ जाता है आपके। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। और कितना टाइम बचा है? 2-3 मिनट बचे हैं ना अभी तक। Yes, sir. हाँ, तो उसमें 1-2 कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, और उसके बाद कल से हम लोग आगे वाला देखेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, दो बातें। एक तो देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम टीवी क्या है? जब हम लोग सांस अंदर आते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वो कितना होता है? 500 ml, राइट? Yes, sir. ओके। तो जब सांस अंदर लेते हैं ना तो हवा अंदर आती है, तो इस हवा में जो इधर ये है नोज, राइट? ये नोज है, ये ट्रैकिया है, ये लंग है, ये लंग है। उसके लंग के अंदर ये अलियोला है। क्या है? अलियोला है, राइट? तो जो 500 ml हवा आप अंदर लेते हो ना, कितना, 500 ml, तो वो अलियोला के अंदर कितनी जाती है? 350 ml। कितनी? 350 ml. 350 ml हवा अलियोला के अंदर को जाती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा जो 150 ml एयर रहती है ना, वो यहाँ से वहां तक रहती है, यहाँ से यहाँ तक रहती है। कितना? ये होता है अल्वियोलाई में। ये क्या हुआ है? अल्वियोलाई वाला, अल्वियोलाई। और यहाँ पे जो होती है उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल Dead space. डेड स्पेस, जो कि हमारे कंडक्टिंग पार्ट में, किसमें है? Conducting part. कंडक्टिंग पार्ट में। वो कितनी होती है? 150 ml। कितनी होती है? 150 ml. मतलब ये कितना परसेंट? 350 मतलब कितना परसेंट आउट ऑफ 500? 350 कितना परसेंट हुआ? 70%। कितना हुआ? 70%. 70% ऑफ द टीवी। और ये 30% ऑफ द टीवी। कितना हुआ? ये 30% ऑफ टीवी। ठीक है?
Yes, sir. ओके, तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, देखा है मैंने, एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड स्पेस वॉल्यूम, इसको बोलेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम। और इसको बोलेंगे, देखो ये अलियोलाई के अंदर 350 ml गई, 70% गई आउट ऑफ टीवी, तो उसको अलियोलाई के अंदर जो अलियोलाई को जितना ये मिला ना, हवा मिला ना, एयर मिला, उसको बोलते हैं अलियोलर वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? Alveolar ventilation. एलियोलर वेंटिलेशन। और उसका रेट क्या है? रेट क्या है? अल्वियोलर वेंटिलेशन का रेट कैसे निकालोगे आप? रेट, ठीक है, रेट को जाने देते हैं, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको आप ऐसे कर दो, टीवी माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस, राइट? Yes, sir. इसमें से ये माइनस किया है ना आपने, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, मतलब 500 ml, 500 माइनस 150 is equal to 350 ml। क्लियर? Yes, sir. ओके 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 ओके, और क्या बचा है इसमें? ठीक है, ओके, अच्छा रुकते हैं हम लोग। सबको समझ में आया कि आज का जो मैंने लिया, बुशिंग किया, फिनिशिंग किया, सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay, sir. so if you have understood, you can thumbs up or the, and you can left now. Good night, sir. Yes, good night, good night, good night. We stop Good here. night, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, beta. Good night. सबको good night. Thank you, sir. Good night, sir. Yes, good night. ठीक है, good night. Left हो जाओ. Yeah, I'll stop here.